आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 19 जून 2025 को ये पेपर हुआ है। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट की जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो आप स्वेच्छा से डिसलाइक कर सकते हैं। इसके पहले के जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सभी के सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 8%, 17% और 17% की तीन जो क्रमिक छूटों के बाद अंकित मूल्य का जो प्रभावी मूल्य प्रतिशत है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं 17 और 17 इन दोनों पे क्या करूंगा, सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले से एकल छूट निकाल दूंगा और जितना आएगा फिर 8% पे निकाल दूंगा और जो भी आपका आंसर आएगा उसको 100 में से माइनस कर दूंगा तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं लगा देता हूँ। तो 17 गुना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है तो 289, दो स्थान पे दशमलव लग जाएगा तो 2.8 और 9 हो जाएगा। घटा दूंगा तो लास्ट में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 33 में से 2 घटाऊंगा तो 31.11 क्या हो जाएगा, एकल छूट हो जाएगी। अब इसको 8% पे लगा दूंगा तो +8 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा तो 31.11 और इंटू 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो इसको जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 39.11 हो जाएगा। माइनस गुणा कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 8 8 8 हो जाएगा, 8 24 हो जाएगा। ऊपर 2 स्थान पे दशमलव है, नीचे 100 है तो क्या हो जाएगा, 4 स्थान पे दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा 2.4888 हो जाएगा। चूंकि 2 स्थान तक आपको बताना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 39.11 माइनस कितना हो जाएगा तो 2.4 और इसको 9 ले लेता हूँ। घटा दूंगा इसमें से तो 11 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 36.62 इतने परसेंट की एकल छूट आ जाएगी। अब क्या करूँगा, इसको 100 से अगर मैं घटा देता हूँ तो 100 से अगर 62 घटाऊंगा तो लास्ट में 38 आएगा और लास्ट में 38 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 14,7, 12 और y का समानुपात में है तो y का मान कितना होगा। तो देखिए, समानुपात में है इसका मतलब इन दोनों के बीच जो अनुपात होगा वो समान होगा। तो देखिए, 7 का 2 गुना 14 हो जा रहा है तो इसमें y की जब क्या वैल्यू रखेंगे कि उसका 2 गुना करने पे 12 आ जाए तो 6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 14 और डिवाइडेड बाई 7 ये बराबर किसके हो जाएगा तो 12/y के बराबर हो जाएगा। तो 7 का 2 गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 से कट कर लेंगे तो 6 बार चला जाएगा। तो यहाँ से भी y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं तो संचयी बारंबारता, जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, तो पहली वाली वैल्यू लिख दीजिए, उसके बाद से अगली वाली वैल्यू में जोड़ते जाइए। तो 11 में अगर 18 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 में क्या करूँगा, 22 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 20 20 40 और 10 50 और 1 51 हो जाएगा। इसमें 30 जोड़ दूंगा तो ये 81 हो जाएगा। इसमें 40 जोड़ दूंगा तो 8 4 12 यानी 121 हो जाएगा। इसमें 16 जोड़ दूंगा तो 6 7 हो जाएगा यानी 137 हो जाएगा। और इसमें 33 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 170 क्या हो जाएगा, ये टोटल इनकी रोगियों की संख्या हो जाएगी जो कि n की वैल्यू हो जाएगी। तो n की वैल्यू 170 हो जाएगी तो हम n/2 निकाल देते हैं। तो n/2 कितना हो जाएगा, तो ये 2 से करूँगा तो 8 यानी 85 हो जाएगा। और जैसे ही n/2 की वैल्यू आ गई तो ये 85 किस में पड़ेगा, तो देखिए 81 तक तो यहाँ पे पड़ेगा, यानी कि आपका 85 इसमें पड़ेगा। तो यही जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मेन इंटरवल हो जाएगा। और माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है L प्लस होता है ब्रैकेट में n/2 और माइनस CF होता है और डिवाइडेड बाई F इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। बस वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए L क्या हो जाएगी, इसकी लोअर लिमिट आपको 55 दिख रही है तो ये हो जाएगा 55 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा n/2, इसकी वैल्यू 85 आ गई। और CF क्या हो जाएगी, तो इसके पहले वाली जो संचयी बारंबारता जो कि 81 है तो ये हो जाएगा 81 और डिवाइडेड बाई F क्या हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो 40 है तो ये F का मान हो जाएगा। और इंटू H क्या हो जाएगा,
तो सभी इंटरवल के बीच का गैप, तो आप देख सकते हैं कि 10-10 का गैप है, तो इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका 4 हो जाएगा, नीचे 4 कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा। 55 में 1 जोड़ेंगे तो 56 वर्ष क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 656 और 697 अंक प्राप्त हुए। कह रहा है कि यदि कल्पना ने 32% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए 32% की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, तो ये है आपका 656 है, क्योंकि कल्पना ने इतने प्राप्त किए हैं। आपसे पूछ क्या रहा है कि 697 का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल लूँगा, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 32/656 हो जाएगी, इंटू 697 की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो बस 697 का गुणा करके आंसर निकाल देंगे। तो देखिए कट कर लेता हूँ मैं, तो 8 से कट करूँगा तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 8 बार 64 हो जाएगा, 1 16, 8 दूना के 16 हो जाएगा। 2 से कट कर लेता हूँ तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, इसको 2 से कट करूँगा तो 41 हो जाएगा। 41 से ये कट जा रहा है क्या, तो 41 में एक बार लेके चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और ये 2 28 यानी कि 287 हो जाएगा। 4 7 28 यानी कि 7 बार चला जाएगा, तो 17 में 2 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 34, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी है, जिनकी माप आपको 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, जो केंद्र से एक ही तरफ हैं तथा एक दूसरे के समांतर हैं। यदि उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी होगी। तो मैं इसको चित्र से आपको समझा देता हूँ। तो मान लीजिए कि ये वृत्त है और इस वृत्त का ये केंद्र है, और ये मान लीजिए 2 जीवा हैं जो एक ही तरफ हैं। तो बड़े वाली जीवा की माप कितना दिया है, तो 14 दिया है, तो इसकी माप मैं लिख देता हूँ 14, और छोटे वाले जीवा की माप कितना दिया है, तो 6 सेंटीमीटर दिया है। और कह रहा है कि इनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप है वो कितना है, तो ये 4 सेंटीमीटर आपको दिया है। अब देखिए एक रूल होता है कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पे अगर लंब डाला जाए तो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ तो ये त्रिज्या हो जाएगी, और अगर इसको भी मिला देता हूँ तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी। अब 2 त्रिभुज आपको बन रहे हैं समकोण त्रिभुज, इसको मैं x मान लेता हूँ। तो यहाँ से अगर इसको r में मान लेता हूँ तो पहले वाले त्रिभुज यानी कि इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में, तो r² ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, x के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दूसरे वाले त्रिभुज में यानी कि इस त्रिभुज में अगर मैं देखूँ तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, तो r² ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और प्लस ये क्या वैल्यू हो जाएगी, तो x + 4 हो जाएगी। तो x + 4 के होल स्क्वायर की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब चूंकि ये भी r² की वैल्यू है और ये भी r² की वैल्यू है, तो इन्हें दोनों को बराबर करके मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस x² हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और प्लस x² और प्लस 4 दूना के 8x हो जाएगा, और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 8x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो 8 × 24 यानी कि 3 निकल के आ गई। आप किसी भी, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, और r की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 3 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। दोनों को जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा, यानी कि r² की वैल्यू 58 है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो रूट में 58 हो जाएगी। तो ये त्रिज्या निकल के आ गई। आपसे वृत्त का व्यास पूछ रहा है तो बस इसका दोगुना मैं कर दूंगा, तो 2 × करड़ी में 58 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 पर 5.75% वार्षिक ब्याज की दर से 15 फरवरी 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन जो कि 2000 है, इंटू दर कितना है, तो 5.75 है, और इंटू समय कितना है, तो देखिए फरवरी 28 की होगी तो इसमें 13 दिन बचे, उसके बाद से मार्च 31 का होगा, और अप्रैल कितने का है, तो 29 का है। तो इनको जोड़ लेता हूँ तो 9 × 3 = 12, 13,
को 3 हो जाएगा, और 3 2 5 6 और 1 7 यानी कि 73 हो जाएगा। और चूंकि जो रेट है वार्षिक है तो इसको भी वर्ष में बदल लेंगे। तो वर्ष में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, तो 365 से भाग दे दूंगा, और इंटू कितना है तो 100 है तो 100 भी लिख लूँगा। बस इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देते हैं। देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 73 से अगर 365 में अगर भाग करूँ तो ये 5 बार चला जाएगा, और 5 से अगर इसमें भाग करता हूँ तो 1 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, 2 25, 5 5 25 हो जाएगा। 115 में 2 का अगर गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 230 हो जाएगा, एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा, तो 23 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका कितनी होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए मैंने सबसे पहले बताया कि आप आंकड़ों को गिनिए कि आंकड़े सम में हैं या विषम में हैं। तो देखिए 3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 3 9 और 2 11, यानी कि पदों की संख्या 11 जो कि ऑड है। तो जब भी ऑड होता है तो बस इसमें 1 जोड़ के और डिवाइडेड बाई 2, ये वहाँ जो पद होगा यही इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12/2, यानी कि छठवां पद जो होगा वहीं आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। अब ये छठवां पद निकालेंगे कैसे, तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही दोनों में से किसी भी क्रम में रख के छठवां पद देख लीजिए कौन सी वैल्यू आ रही है। तो मैं सबसे छोटी वैल्यू देख लेता हूँ। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, 15, तो ये पहला हो जाएगा। उसके बाद से क्या दिख रहा है, तो 25 दिख रहा है, ये दूसरा हो जाएगा। फिर आपको 33 दिख रहा है, तीसरा हो जाएगा। 34 दिख रहा है, चौथा हो जाएगा। उसके बाद से 36 पाँचवा, और ये 36 छठवां हो जाएगा। तो इसकी माध्यिका क्या निकल के आ जाएगी, 36 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 40 और जेड का तृतीयानुपाती 10 है तो जेड का धनात्मक मान कितना होगा। तो तृतीयानुपाती क्या होता है, ये जो बाद वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दीजिए, और डिवाइडेड बाई पहली वाली वैल्यू यानी कि 40, ये किसके बराबर है, तो 10 के बराबर है। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 400 का रूट अगर मैं ले लेता हूँ तो ये 400 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 20 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 20, क्योंकि धनात्मक मान लेना है, तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि जब भी औसत निकालना हो और आंकड़ों के बीच में गैप जो है वो सेम हो, तो सबसे पहली वाली वैल्यू पकड़िए। तो 13 का पहला गुणज कितना हो जाएगा, तो 13 गुणे 1 हो जाएगा, और 17वां गुणज कितना हो जाएगा, तो 13 गुणे 17 हो जाएगा। बस इन दोनों को जोड़ के और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन ले लूँगा, तो 17 में 1 जोड़ूंगा तो 18 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, 2 से कट करूंगा तो 9 बार चला जाएगा। 13 नामा 117 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो चाल है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहे कि एक व्यक्ति को 26.4 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय घंटों में कितना होगा। तो देखिए टोटल दूरी आपकी कितनी है, तो जाने में 26.4 लगता है, तो जाने में कितना हो जाएगा, तो धारा की दिशा में जब जाएगा तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जो नाव की स्पीड है और जो धारा की स्पीड है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 16 दूना के 32 और 1 33 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इतना समय लगेगा जाने में, और आने में तो दूरी यही है, और आने में जो स्पीड हो जाएगी, तो चूंकि नाव की स्पीड धारा की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी नाव की स्पीड में से, तो घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए जो भी आपका आंसर आएगा, आप देख भी सकते हैं कि 26.4 से, चूँकि ये आपका थोड़ा सा अधिक है, तो 26.4 से अधिक आएगी। ये आपका कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो इस हिसाब से एक ही आपका आंसर बचा, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी को धारा की दिशा में 91 किलोमीटर तैरने में 13 घंटे लगते हैं, वह उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 39 किलोमीटर तैर पाता है। तो कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी। तो अगर मैं नाव की चाल को x मान लेता हूँ, धारा की चाल को y मान लेता हूँ, तो धारा की दिशा में कितना किलोमीटर चल रहा है, तो 91 किलोमीटर जाने में उसको 13 घंटे लगते हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगी, तो 13 सत्ते 91 यानी कि 7 हो जाएगी। अब धारा के विपरीत तो x माइनस वाई। अब कह रहा है कि 39 किलोमीटर की दूरी इसी 13 घंटे में तय करता है धारा के विपरीत, तो स्पीड क्या हो जाएगी, तो 13 39 यानी 3 हो जाएगी। आपसे x यानी कि नाव की चाल पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिए,
तो इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई आपको दिया है और चौड़ाई दिया है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई का क्या हो जाता है, गुणनफल होता है। तो मैं गुणा कर लेता हूँ। तो देखिए ऊपर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा a+√5 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 2 से कट करूँगा तो ये 2 बार चला जाएगा, इंटू इधर क्या बचेगा तो a-√5 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे में a-b, ये क्या हो जाएगा a² - b² हो जाएगा। तो a²√5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। और ये आपका किस में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 cot a = 2 है तो आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ से cot a इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 2/3 निकल के आ जाएगी। अब देखिए एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि 1 + cot² a ये किसके बराबर होता है, तो cosec² a के बराबर होता है। और एक होता है कि 1 + tan² a ये किसके बराबर होता है, तो ये sec² a के बराबर होता है। बस इन्हीं दोनों फार्मूले का यूज करूँगा। तो कोसेक में से अगर एक घटा दूंगा तो cot² a के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 × cot² a हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो tan² a की वैल्यू हो जाएगी। अब चूंकि ये रूट में है तो मैं रूट ले लेता हूँ। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में हो जाएगा 3 × tan² a ऊपर चला जाएगा तो cot पे कितना हो जाएगा 4 × a हो जाएगा। रूट ले लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा आपका cot² a बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा तो रूट का 3 बचेगा। ठीक है, तो cot a की वैल्यू 2/3 स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, और इंटू √3 आंसर हो जाएगा। और ये किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + b = 50, a - b = 21, तो a + b का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कि सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए और बटा 2 कर दीजिए तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 50 में अगर 21 जोड़ूंगा तो 50 और 20 70 और 1 71/2, ये किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो a की। और b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो घटा दीजिए। तो 50 में से अगर 21 में घटाऊंगा तो 29 हो जाएगा, और 29/2 करूंगा तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो ये b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपसे a + b का होल स्क्वायर पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो a + b बराबर कितना हो जाएगा, तो चूंकि हर की वैल्यू समान है तो अंश को जोड़ दूंगा। तो 7 और 2 9 1 10 यानी कि 100 हो जाएगा। 100/2, 100/2 करूंगा तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी यहाँ से a + b की वैल्यू 50 आ गई। इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 109 सेंटीमीटर, 171 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि 171 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के समरूप इसकी ऊंचाई की लंबाई कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो जब भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो, मैं समझा दे रहा हूँ कि ये कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज है, इसकी ये भुजा अगर मैं मान ले रहा हूँ 171 है, ये आपको 109 दिया है और ये आपको 100 दिया है। तो कह रहा है कि अगर यहाँ से मैं इस पर लंब डालता हूँ तो इस लंब की लंबाई कितनी होगी, यही आपसे पूछ रहा है कि 171 भुजा के समरूप इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो जब भी त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है, उसको बोलते हैं हीरोन सूत्र। वो क्या होता है, तो वो होता है रूट में s × s - a होता है, इंटू s - b होता है, और इंटू कितना होता है, तो s - c होता है। अब ये s क्या है, तो ये आपका अर्ध परिमाप है। यानी कि इन तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए तो 109 और प्लस 100 हो जाएगा, और प्लस 171 डिवाइडेड बाई 2, ये s की वैल्यू हो जाएगी। तो जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 1 10 को 0 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 19 दूना के 38 यानी कि 190 हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए तो रूट में कितना हो जाएगा, तो 190 हो जाएगा, और इंटू 190 में से अगर मैं ए कोई भी मान लीजिए 100 मान लीजिए, तो 190 में से 100 घटाऊंगा तो ये 90 हो जाएगा, इंटू s - b।
109 अगर मैं 190 में से घटाऊँगा 81 हो जाएगा, और 190 में से अगर 171 अगर मैं घटाता हूँ तो ये 19 हो जाएगा। तो इंटू कितना हो जाएगा 19, बस रूट ले लीजिए। देखिए 19 यहाँ पे दिख रहा है, 19 यहाँ पे, तो 19 बाहर हो जाएगा। 81 का रूट होता है 9, और अंदर कितना बचेगा 900, 900 का रूट हो जाएगा 30। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1/2 आधार की लंबाई अगर मैं 171 मान लेता हूँ, ऊंचाई h इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके से भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर आपको ऊंचाई मालूम हो तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 19 9 171 होता है, 2 का 30 में गुणा कर देंगे तो h की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्श्चन कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस बेलन का निर्माण एक आयत की उसकी लंबाई के चारों ओर 360 अंश घुमाकर किया गया है, तो इस आयत का परिमाप कितना होगा ये आपको बताना है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका आयत है, ठीक है, और इस आयत को इसकी लंबाई की यानी कि ऐसे इसको घुमाया गया है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको बना है। तो कह रहा है कि जो बेलन बना है इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2πr इंटू एच होता है। इसकी वैल्यू दिया है 462 दिया है, और इसका आयतन यानी कि πr² इंटू एच, इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो 4 8 5 और 1 दिया है। आपसे जो ये आयत है मूल आयत, इसकी क्या आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए जो इसकी लंबाई हो जाएगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, और यहाँ से इसकी चौड़ाई निकाल के और वैल्यू रख देंगे। तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l + b होता है, बस इसकी वैल्यू आपको निकालना है अगर ये b है तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको भाग दे देता हूँ। तो देखिए आपका πr/h कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, तो r/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4851, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 462 हो जाएगा। भाग दे देता हूँ तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो एक बार चला जाएगा, और ये तो 462 हो जाएगा, घटाऊंगा तो ये 3 हो जाएगा, 5 में से 2 जाए 3, 8 में से 6 जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 231 हो जाएगा। और देख रहा हूँ कि 231 462 का आधा है, इसका मतलब ये 10.5 बार चला जाएगा। यहाँ पे इस 2 का गुणा करूँगा तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 21 निकल के आ जाएगी। और जैसे ही आर की वैल्यू निकल के 21 आ गई, आप इसमें रख के एच की वैल्यू निकाल दीजिए। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 रखना है, इंटू आर, इसकी वैल्यू 21 निकल के आ गई है, एच की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 462 के बराबर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 22 से कट करूँगा तो 22 दूना के 44 हो जाएगा, 2 एक बार चला जाएगा, 21 से आपका 21 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 7/2 निकल के आ जाएगी। तो h की वैल्यू 7/2 निकल के आ गई। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि आयत का परिमाप, तो लंबाई तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी और जो चौड़ाई हो जाएगी इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी निकल के आ गई, तो 7/2, इसका मतलब होता है 3.5 हो जाएगा, और प्लस चौड़ाई कितनी निकल के आ गई, तो 21 निकल के आ गई, क्योंकि आर का मान 21 आया है। जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 21 3 24.5 हो जाएगा। दोगुना करूँगा तो 24 दूना का 48, 49 हो जाएगा, यानी कि 49 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से विभाज्य है। अगर संख्या 44 से विभाजित है, इसका मतलब जो इसके फैक्टर होंगे जैसे कि 4 और 11, इनसे भी संख्या कटनी चाहिए। तो मैं 4 से चेक कर लेता हूँ, तो इसके लास्ट में 50 है, ये 4 से नहीं कटेगा। इसके लास्ट में 79 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा। इसके लास्ट में 67 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बचा, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमेशा डिविजिबिलिटी से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप ये नहीं करेंगे कि 44 से भाग दे के आप चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि इसका मान कितना होगा। तो आप जो भी ब्रैकेट दिख रहे हैं उनको सॉल्व करते हुए चलिए। तो अगर इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो ये 2 बार चला जाएगा, 26 में अगर 2 से भाग करूँगा तो ये 13, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। मैं लिख लेता हूँ, इंटू इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो 12 में से 2 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा,
इस 2 से भाग करेंगे तो ये 4 बार, और इस 4 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। यानी इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 के बराबर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड कितना हो जाएगा, तो देखिए भाग नहीं जाएगा 4 में 3 से, तो ये हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 16/3। तो देखिए चूँकि आपको पता है कि 16 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो किस में आना चाहिए, डेसिमल में आना चाहिए। ये तो आपके पूर्णांक है, तो इन दोनों में से कोई आंसर तो नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 13 × 8 हो जाएगा, और इंटू अगर होगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 16 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। भाग करेंगे तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। 13 39, 39 का आधा कितना हो जाएगा, तो 19.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 है और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 41 है, तो मूलधन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड मेरी वीडियो देखी है तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि आपको समझा देता हूँ मैं कि ये मूलधन होता है, इस पर आप रेट लगाते हैं R%। तो ये पहले साल का ब्याज आता है, इस पर जब R% लगाते हैं तो ये दूसरे साल का साधारण ब्याज, ये जो निकल के आता है वो साधारण ब्याज निकल के आता है, जो कि बराबर होता है। अब इस पर जब आप R% लगाते हैं तो ये जो निकल के आता है वो क्या होता है कि इन तीनों को जोड़ने पर चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है 2 साल का। ठीक है, तो 2 साल का अगर साधारण ब्याज 40 है, इसका मतलब यहाँ पे 20 होगा और यहाँ पे 20 होगा। और कह रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 41 है, इसका मतलब 20 20 40 तो यहीं पे हो गया, तो इसका मतलब ये 1 होगा। तो 20 का अगर R% निकालता हूँ तो 1 आता है, तो यहाँ से मैं रेट निकाल देता हूँ। तो R क्या हो जाएगा यहाँ से, तो R हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, क्योंकि 20 का अगर मैं R% निकालता हूँ R/100, तो ये किसके बराबर आ जा रहा है, 1 के। यानी कि 20 बचे कितना हो जाएगा, 100। यानी कि R की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, तो 5 निकल के आ जाएगी। तो जैसे ही R की वैल्यू 5% निकल के आ गई, आप यहाँ से भी करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो ये 5% की वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे ही R की वैल्यू 5 निकल के आ गई, अब यहाँ पे जो भी मूलधन होगा उसका मैं R% अगर निकालूंगा तो ये 20 के बराबर होगा। तो मैं मूलधन को P मान ले रहा हूँ, इसका R% यानी कि 1/20 में इसका निकालूँ तो किसके बराबर होना चाहिए, तो 20 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे तो 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 400, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। यदि द्विघात समीकरण जो कि आपको ये दिया हुआ है कि मूल अगर पूर्णांक है तो ए का न्यूनतम मान कितना होगा। ठीक है, तो इसको करने का सबसे बेहतर तरीका ये रहेगा, जैसे इसको अगर आप बेसिक से करेंगे तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इसके मूल में अल्फ़ा और बीटा मान लेता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये होता है -b/a होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि a-1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c/a होती है। तो 4a हो जाएगा प्लस 7 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप ऐसी a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि जिससे अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू पूर्णांक में है। ठीक है, तो ये एक लंबा प्रोसेस जाएगा अगर आप इसको बेसिक से करते हैं। तो इसको करने का सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप ऑप्शन के थ्रू करिए। जैसे मैं मान ले रहा हूँ कि ए की वैल्यू 23 है, तो अगर ए की वैल्यू 23 है तो इसमें रखूँगा तो 23 चौके 92 होता है, 92 में 7 जोड़ूंगा तो 97, 97 आपकी अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा, तो ये वाला आंसर तो नहीं होगा। 25 रख के देख लेता हूँ, तो 25 चौको 100, 107 हो जाएगा, और 107 का भी कोई ऐसा फैक्टर आएगा नहीं, यानी कि ये भी एक तरफ से अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो 25 भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बचे मेरे पास 21 और 19 बचे, इन दोनों में से किसी एक का चेक कर लीजिए। तो मैं 19 का चेक कर लेता हूँ, तो रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, x² और माइनस हो जाएगा, 19 में से 1 घट जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, और 19 चौको 76, और 76 में अगर 7 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 83 हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे भी 83 का कोई फैक्टर ऐसा नहीं निकालेंगे कि जोड़ने और घटाने पर 18 के बराबर हो, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। पूर्णांक की बात कर रहा है, वैसे तो इसके मूल निकल जाएंगे लेकिन वो पूर्णांक में नहीं आएंगे, रूट में आएंगे। तो इस हिसाब से एक ही वैल्यू बची और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, तो जैसे x² हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 20x हो जाएगा, और अगर 21 करेंगे तो 21 चौक 84, 84 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 91 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के।
अब 91 को ऐसे 2 भागों में तोड़ दीजिए कि जोड़ने और घटाने पर 20 के बराबर हो जाए, तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा, तो -13 और -7 हो जाएगा। बराबर की इधर लेके आएंगे तो x की वैल्यू 13 और 7 निकल के आ जाएगी, और देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू पूर्णांक में आ रही है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को अगर इसको आसानी से करना है तो मुझे लगता है कि ऑप्शन इसके लिए बेस्ट तरीका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी हर महीने 7,915 वेतन मिलता है उसको, वह हर महीने अपने वेतन का 20% बचाता है, तो उसका प्रति माह व्यय कितना होगा। तो अगर 20% बचाता है तो 80% क्या करता होगा, वो खर्च करता होगा। तो 100% की वैल्यू आपको दिया कितना है, तो ये दिया है 7,915, ये 100% की वैल्यू दिया है। आपसे 80% की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस निकाल देता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7,915 और डिवाइडेड बाई 100, ये 1% की वैल्यू हो जाएगी, और 80 से गुणा कर दूंगा तो ये 80% की वैल्यू हो जाएगी। देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से अगर गुणा कर लेता हूँ मैं तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 8 का में 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 को 2 हो जाएगा। और जो भी वैल्यू आप निकालते हैं अगर लास्ट में 10 से भाग कर देते हैं तो ये 0 हट जाएगा, यानी कि लास्ट में 2 आना चाहिए, और लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका भी आंसर यही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इस प्रकार है कि कोण ABC जो है वो 77 अंश है, BCA जो है x - y अंश है, AC 48 है, PQR जो है वो 3x - 4 अंश है, PR जो है वो x + 3y है। तो कह रहा है कि कोण QRP का मान कितना होगा। तो देखिए पहले मैं चित्र बना के इसको समझा देता हूँ। तो देखिए ये त्रिभुज में बना लेता हूँ, ये आपका ABC है, तो लिख देता हूँ A, P और C है। दूसरा जो त्रिभुज है वो कितना है, तो आपको PQR है, तो ये PQR। हमेशा ऑर्डर का ध्यान दीजिए, जैसे ABC है PQR है, इसका मतलब A की जगह पे P रहेगा, B की जगह पे Q रहेगा और C की जगह पे R रहेगा। यानी ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, और ये जो कोण होगा वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अब जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा लिख देता हूँ। तो कोण B की वैल्यू कितना दिया, तो ये 77 अंश दिया है, तो ये 77 अंश है। कोण BCA यानी BCA इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो x - y दिया है। ठीक है, AC की वैल्यू कितना दिया, तो इसकी वैल्यू 48 दिया है। PQR यानी इसकी वैल्यू दिया है 3x और -4 डिग्री दिया है। PR यानी इसकी वैल्यू दिया है x + 3y दिया है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि QRP यानी इस कोण का मान पूछ रहा है। तो देखिए ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा, यानी कि अगर किसी तरीके से x - y की वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूँ तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो 77 किसके बराबर हो जाएगा, 3x और -4 अंश के बराबर हो जाएगा। 77 में 4 जोड़ूंगा तो 81, 81 में अगर 3 से भाग करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 27 × 81 यानी कि 27 आ जाएगी। अब इसमें से कुछ मैं घटा रहा हूँ तो आंसर 27 से कम आएगा। ये आपका अधिक है 27 से, ये भी अधिक है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, यानी कि या तो पहला हो सकता है या तो तीसरा हो सकता है। अब y की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो ये देखिए 48 है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 48 के। x का मान 27 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 27 और +3y हो जाएगा। घटाऊंगा 48 में से 27 तो 21 हो जाएगा, 3 से भाग करूंगा तो 3 × 7 = 21, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और जैसे ही y की वैल्यू 7 हो जाएगी, 27 में से 7 अगर मैं घटा दूंगा तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 20 अंश निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 कुर्सियों और 3 मेज का जो कीमत है वो 7,800 है। तो मैं लिख लेता हूँ, तो 15 चेयर और +3 टेबल, इसकी कीमत कितनी है, तो 7,800 है। आगे कह रहा है कि 14 कुर्सियों और 6 मेजों की कीमत 9,200 है। तो 14 चेयर और +6 टेबल, इसकी कीमत कितनी है, तो 9,200 है। आपसे पूछ क्या रहा है कि 17 कुर्सियों और 18 मेजों की कीमत कितनी होगी। तो 17 चेयर और +18 टेबल, इसकी कीमत कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो देखिए चेयर और टेबल दोनों की कीमत हम निकाल देते हैं कि एक चेयर और एक टेबल की कीमत कितनी है। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि आप इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 6 टी है, इसमें 3 टी है, तो गुणा करेंगे तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा।
तो अगर गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 30C हो जाएगा और प्लस 6T हो जाएगा, और इसका दोगुना करूँगा तो ये हो जाएगा 0 0, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 1 15 हो जाएगा। इसको क्या करता हूँ मैं लिख लेता हूँ इसके नीचे, तो 14C हो जाएगा प्लस 6T हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा, तो 9200 के बराबर हो जाएगा। घटा लेता हूँ मैं, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 30 में से 14 घटाऊंगा तो 16 हो जाएगा, तो 16C ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 0 0, 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा, और 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा। सी की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगी, तो 16 चौको 64, यानी कि 400 निकल के आ गई सी की वैल्यू। अब इसी सी की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख के आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे रखता हूँ मैं तो 15 चौको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 7800 में से 6000 अगर मैं घटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, और 1800 में अगर 3 से भाग कर देता हूँ तो 600 क्या निकल के आ जाएगा, ये एक टेबल की कीमत निकल के आ गई। अब बस जो पूछ रहा है उसमें रख दीजिए, तो सी की जगह पर 400 रखेंगे, तो देखिए चूंकि दोनों में 100 कॉमन है तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में आपको 00 होगा, और 00 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है लास्ट में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं कि 17 चौको कितना हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 18 छक्का 108 हो जाएगा, तो 108 और 00 हो जाएगा, तो ये आपका 00 हो जाएगा। ये यहाँ पे 8 में अगर 8 हम जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये 10 6 16 और 1 17 हो जाएगा, और यही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो 10:15:13 है। यदि पहली संख्या का 10% 66 है तो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के अंतर का 50% कितना होगा। ठीक है, तो पहली संख्या 10 है, इसका 10% अगर मैं निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 1 की वैल्यू आपको कितना दिया है, तो 66 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि तीसरे और दूसरी का अंतर, तो तीसरी और दूसरी का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चूंकि 1 की वैल्यू 66 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 66 हो जाएगी। आपसे पूछा कि इसका 50%, 50% मतलब होता है इसका आधा, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 66 निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलाकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो लिख लेता हूं मैं कि ए और बी दोनों मिला के किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो कह रहा है कि बी अकेले उसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 72 इसका एलसीएम हो जाएगा, 18 चौको 72 हो जाएगा, 24 तियां 72 हो जाएगा। तो ए प्लस बी की एक साथ एफिशिएंसी 4 आ गई, ए की 3 आ गई, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 4 में से 3 घटा दूंगा तो 1 आ जाएगी। अब इस एक क्षमता से टोटल जो कार्य है 72 है, इसका 1/4 करना है, तो 72 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। और एक एफिशिएंसी से करने में कितना समय लगेगा, तो भाग दूंगा तो 18 चौको 72, यानी कि 18 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करें कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 है और अंकित मूल्य जो है वो 1032 है। यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए सीपी कितना है, तो ये आपका है 300, ठीक है, और एमपी जो है वो 1032 है, 50% की छूट देगा, इसका मतलब आधा में बेचेगा, तो आधा करूंगा तो 2 बचे 10 हो जाएगा, 1 16, यानी कि 516 में क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। तो कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, तो दिख रहा है कि 216 का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे, तो ये 300 पे 216 का फ़ायदा हो रहा है। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट करूंगा तो 7 × 21, 3 दूना के 6, यानी 72% का उसको लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाता है, तो जो लाभ है वो प्रारंभिक लाभ का 8 गुना हो जाता है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन कराया हूँ। तो अगर मैं स्टार्टिंग में सीपी मानता हूँ और एसपी मानता हूँ तो लाभ बराबर कितना होता है, तो एसपी माइनस सीपी होता है। ये बराबर किसके हो जाएगा, पी के। अब क्या करा है कि सीपी अगर पहले जैसा ही रहे, एसपी क्या हो जाए, 2 गुना हो जाए, यानी कि 2SP और माइनस सीपी अगर होता है तो जो लाभ हो रहा है वो प्रारंभिक लाभ का 8 गुना हो जाता है, यानी कि 8P के बराबर हो जाएगा। इसको भी मैं क्या करूँगा, 8P करने के लिए 8 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 8SP माइनस 8CP ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 8P के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि ये भी 8P है और ये भी 8P है तो एक दूसरे के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
तो यहाँ से एसपी और सीपी का क्या मैं निकाल दूंगा, रेशियो निकाल दूंगा। तो देखिए यहाँ से अगर मैं घटा देता हूँ तो 8 एसपी में से 2 एसपी अगर घटा दूंगा तो 6 एसपी, ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 8 में से 1 घटा दूंगा तो 7 सीपी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, तो 7/6 निकल के आ जाएगा। यानी 6 का सामान खरीद के ला रहा है, 7 में बेच रहा है, यानी 1 रुपये का लाभ उसको मिल रहा है। 6 पे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा। तो 100 से अगर गुणा करूंगा तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 16.67 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 137 और 198 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 3 शेषफल बचाती है। तो 137 को विभाजित करने पर अगर 7 शेषफल अगर बचा रही है, तो अगर 137 में से 7 घटा दूं, यानी कि 130 को वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित करनी चाहिए। और मैं ऑप्शन में देख लेता हूं कि 130 को कौन सी संख्या इसमें से विभाजित कर दे रही है। तो 68 विभाजित नहीं करेगी, 67 भी नहीं करेगी, 71 भी नहीं करेगी, 65 गुना के 130 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पानी की टंकी को समान क्षमता के 39 पाइपों का उपयोग करके 19 मिनट में भरा जा सकता है। तो यहाँ से टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 39 गुणे 19 क्या हो जाएगी, ये टंकी की क्षमता हो जाएगी। अब आगे कह रहा है कि यदि उपरोक्त के समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके अगर पानी की टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकता है, ये आपको बताना है। यानी कि इतनी क्षमता को अगर 23 पाइपों का उपयोग करना है तो कितने समय में भरा जा सकता है, इसे टी की वैल्यू पूछ रहा है। तो बस मैं क्या करूँगा, इसमें 39 गुणे 19 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देंगे। तो चूंकि 23 आपका अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, तो ये भी किसी से विभाजित नहीं होगा। तो गुणा कर लेता हूँ, तो 19 9 171, 17 हो जाएगा। 19 का 38 57, 57 और 17 कितना हो जाए, 64 74, यानी कि 741 हो जाएगा। 23 से इसमें क्या करता हूँ, भाग दे देता हूँ, तो 30 3 69 हो जाएगा, यानी कि आगे तो 3 होगा, तो यानी कि ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे। तो 69 हो जाएगा, 70 5 51 हो जाएगा, 23 दुना के कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा, यानी कि 37 भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32.22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं और उनमें से 20% पुरुष हैं, 30% महिलाएं हैं और बाकी के बच्चे हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, तो मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन, इनका जो अनुपात है वो 20% है और ये कितना है, तो 30% है। तो बाकी के कितने होंगे, तो 50% बच्चे होंगे। कह रहे हैं कि उनका औसत वजन, तो इसका औसत वजन 50 किलोग्राम है, फीमेल का 40 किलोग्राम है और बच्चों का 30 किलोग्राम है। तो कह रहे हैं कि समूह का औसत वजन कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि औसत निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। तो इन तीनों के बीच में मैं अनुपात निकाल लेता हूँ। तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो 2:3:5 क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, तो 2:3 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस पे वेटेज एवरेज का फार्मूला लगा देता हूँ। तो मैं मान ले रहा हूँ कि इन तीनों का जो औसत है वो कितना है, तो 30 है, ये मैं मान रहा हूँ। तो ये आपका 40 है, 10 अधिक है कितने पे, 3 लोगों पे अधिक है, इसका मतलब 30 अधिक है, प्लस हो जाएगा। ये 20 अधिक है कितने लोगों पे, 2 लोगों पे, तो 20 दुना के 40 अधिक हो जाएगा। तो टोटल कितना अधिक है, तो 70 अधिक है कितने लोगों पे, तो 5 3 8 और 2 10, यानी कि 10 लोगों पे 70 अधिक है। यानी प्रति व्यक्ति कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो 7 की वृद्धि हो जाएगी। यानी जो भी हमने औसत 30 माना था वो 30 ना हो कि इससे 7 अधिक होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 37 इसका एवरेज निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 19 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने यहाँ पे एक एक करके सॉल्व कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।